साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो प्रीवियस ईयर के पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न पत्र हैं उनको यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और इसके लिए हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो पीसीएस प्रारंभिक जो मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र है, जिसमें आपका प्री के 2012 से 23 तक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया गया है और मेंस के 2012 से 2017 तक के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करके सम्मिलित किया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है इसके तहत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो यूपी पीसीएस 2018 का प्रश्न पत्र कराया गया था या पेपर कराया गया था, उस 2018 के प्री के जीएस वाले प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको इस पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके घटनाचक्र मोबाइल ऐप पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2018 के जीएस प्रश्न पत्र 1 को। इसमें भारतीय इतिहास संबंधित पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, इसमें से जो वाजस्नेयी है, वाजस्नेयी संहिता, ये शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजस्नेयी कहा जाता है। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसकी संहिता को वाजस्नेयी कहा जाता है और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। ठीक है, जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है वो पद्य और गद्य दोनों में है। और ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद क्या है, केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद जो है वो पद्य और गद्य दोनों में है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, कथन है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। ये बात सही है, कारण क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो यहाँ पे कथन कांड दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारत पर तुर्कों का आक्रमण सफल हुआ, जिसके फलस्वरूप भारत में इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। अतः स्पष्ट है कि कथन सत्य है। भारत में राजनीतिक एकता का अभाव और उत्तरी भारत में एक भी शक्तिशाली और विशेष साम्राज्य का न होना तुर्कों के विरुद्ध असफलता का कारण था। डॉक्टर ए.एल. श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक एकता का अभाव, सामाजिक विभेद, ब्राह्मणवाद का उत्थान, नैतिक पतन और भारतीयों की तुलना में तुर्कों की सैन्य रणनीति, सैनिक संगठन आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ होना तुर्की सफलता के कारण है। इस प्रकार से कथन कांड दोनों सही हैं और यहाँ पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है यहाँ पर निम्न मंदिरों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए कूट की सहायता से इसे हमें क्या करना है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने मंदिर दिए गए हैं, यहाँ पर आपके पास 4 मंदिर दिए गए हैं। इन मंदिरों को हमें जो है सुमेलित करना है। तो ये 4 मंदिर कौन कौन से हैं, बृहदेश्वर मंदिर, गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर और इसके बाद जो 2 अन्य हैं वो है आपके महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। देखिए, कालक्रम के अनुसार मंदिरों का निर्माण जो है वो क्या है, सबसे पहले आपका सप्त पैगोडा जो चौथे नंबर पे है, ये मामल्य शैली का है, 640 से 674 ईस्वी का। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, ये राजसिंह शैली का है, 674 से 800 ईस्वी का है। इसके बाद आपका बृहदेश्वर मंदिर आता है, जो ए ऑप्शन मतलब पहला वाला है बृहदेश्वर मंदिर, ये राजराज प्रथम के समय का है। फिर सबसे लास्ट में जो है गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर है, ये राजेंद्र प्रथम के समय का, राजेंद्र प्रथम राजराज प्रथम के पुत्र थे। तो इस प्रकार से जो क्रम हो जाएगा आपका 4-3-1-2 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सप्त पैगोडा, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, फिर आपका बृहदेश्वर मंदिर और सबसे लास्ट में गंगैकोंड चोलपुरम का मंदिर आएगा। अगला है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो ये कलिंग के चेदी जो शासक थे खारवेल, इनके संबंध में जानकारी का ये स्रोत है। उदयगिरी पहाड़ी के हाथी गुम्फा से चेदी शासक खारवेल का एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। अगला है निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो देखिए, पशुपालन के जो प्रमाण है वो 2 जगह से मिलते हैं। एक आपका जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और दूसरा है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर। तो आदमगढ़ और बागोर से, यहाँ विकल्प में आपका बागोर है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों नाम आपका मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है और दूसरा राजस्थान का जो है बागोर है, जहाँ से आपको मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं। पहली सूची में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं और दूसरे में उनके
राज्य हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना। देखिए, धनंजय जो हैं ये कुस्तलपुर के राजा थे, धनंजय जो हैं कुस्तलपुर के राजा थे, नीलराज अवमुक्त के राजा थे, उग्रसेन जो है पालक्का के राजा थे, विष्णुगोपा कांची के राजा थे। अगला है निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र जो हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित रहे हैं। तो यहाँ पर 4 केंद्र सिंधु सभ्यता के दिए गए हैं, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर और हुलास। तो इसमें से आपका जो आलमगीरपुर है और हुलास, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 और 4 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में और हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी या संबंधित है। श्रेणी, नगरम, नानादेशी और मणिग्राम। तो इसमें से आपका जो नानादेशी और मणिग्राम है, नानादेशी मणिग्राम, ये दोनों के दोनों ही मतलब सी और डी ये विदेशी व्यापार से संबंधित रहे हैं। देखिए, श्रेणी एक ही प्रकार, जो श्रेणी आपका जो ए विकल्प में है, श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की समिति होती थी, जबकि नगरम जो है ये व्यापारियों के स्थानीय संगठनों को कहा जाता था। इस प्रकार के संगठन कांची तथा मामल्लपुरम में विद्यमान थे। लेखों से हमें विभिन्न व्यापारिक संघों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये व्यापारिक संघ है मणिग्राम, मणिग्रामम, नानादेशिस या नानादेशी, ब्लेंगे, ब्लेंजियर, इदेंगे आदि। तो ध्यान रखिएगा, नानादेशी और मणिग्राम ये है विदेशी व्यापार से संबंधित रहे। अगला है पुष्पित शुंग। पुष्पमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध के किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। तो ये अयोध्या लेख से मिलती है। कहाँ से? अयोध्या लेख से। पुष्पमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला है, निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, अदीना मस्जिद, ये आपका अदीना मस्जिद मांडू में नहीं है। ठीक है, अदीना मस्जिद ये मांडू में नहीं है। कहाँ पर है ये? तो देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पंडुआ स्थित अदीना मस्जिद, जिसे जामी मस्जिद भी कहते हैं, एक प्रसिद्ध भग्नावशेष है जिसे 1364 से 1374 ईस्वी के मध्य में बंगाल के शासक सिकंदर शाह के शासनकाल में निर्मित करवाया गया था। इस मस्जिद में सिकंदर शाह की कब्र है। इस मस्जिद में हिंदू वास्तुकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इसके कई भाग पुराने हिंदू मंदिर एवं महलों के अवशेष हैं। तो ध्यान रखिएगा, अदीना मस्जिद कहाँ पे है? मांडू में नहीं है, पश्चिम बंगाल में। जबकि अन्य लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है, दाखिल दरवाजा गौंड में है और आपका 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ध्रुवदास भगत नामावली के लेखक हैं। नाभादास की रचना भक्तमाल है, परंतु रसखान की रचना रसिक प्रिया नहीं है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है। रसिक प्रिया जो है आचार्य केशवदास की रचना है, ना कि रसखान की। उस्मान की रचना चित्रावली है। और केशवदास की अन्य रचनाओं में रसिक प्रिया के अतिरिक्त जो है रामचंद्रिका, कवि प्रिया इत्यादि हैं। अगला है कथन कांड का। कथन कांड का प्रश्न है, देखिए कथन क्या है? कथन है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। ये सही है। कारण, आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। ये भी सही है। परंतु जो कारण है वो ये नहीं बता रहा है, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया गया। तो दोनों अपनी जगह पे सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। इन संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद शासकों के रुचि के कारण संभव था। महमूद गजनवी अनेक पुस्तकों को अपने साथ गजनी ले गया। फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी ने विशेष रूप से संस्कृत में लिखी विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। बाद में मुगल बादशाहों ने भी संस्कृत में लिखी विभिन्न पुस्तकों का फारसी में अनुवाद कराया। तो इस प्रकार से कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं, परंतु कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है। शमा जो है संगीत गोष्ठी होती थी। चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। अतः स्पष्ट है कि ये जो कारण दिया गया है वो भी आपका सत्य है, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण क्या कहा गया? आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। अगला प्रश्न है आपका कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। यह किसका चकला क्या था? तो चकला जो है साबू और परगना के बीच, सी ऑप्शन पढ़िए। चकला जो है सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार अनेक परगनों में विभाजित था।
प्रत्येक परगने के अंतर्गत अनेक गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को एक में मिलाकर एक नई इकाई चकला का गठन किया गया, अतः यह सूबा एवं परगना के मध्य की क्षेत्रीय इकाई थी। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे चौथ के नाम से जाना जाता है। चौथ के नाम, देखिए चौथ उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। अगला है दिल्ली में पुराना किला के सामने, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये माहम अनंगा ने कराया था। दिल्ली में पुराना किले के सामने खैरुल मंजिल नामक मदरसा का निर्माण माहम अनंगा, ये मुगल सम्राट अकबर की धाय माथी ने करवाया था। खैरुल मंजिल मदरसा था जो शिक्षा के लिए था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रियासत और उसके शासक। देखिए देवगिरी के शासक कौन थे? शंकर देव, परंतु वारंगल के शासक जो है रामचंद्र देव नहीं थे। ठीक है, वारंगल के शासक जो है रामचंद्र देव नहीं थे। होयसल के शासक श्री बीर बल्लाल थे। मदुरा के शासक वीर पांड्य थे। ठीक है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव वो शासक बनता है। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। तेलंगाना में जो है आपका काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वारंगल दिया गया है, वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था बल्कि प्रताप रुद्रदेव द्वितीय थे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। देवगिरी के शासक शंकर देव, या उससे पहले शंकर देव के पहले रामचंद्र देव थे। वारंगल के शासक रामचंद्र देव नहीं थे, रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे जो कि शंकर देव के पिता थे। वारंगल के शासक कौन थे? वारंगल जो है तेलंगाना में जो काकतीय वंश था उसकी राजधानी थी। यहाँ का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। तो ये याद रखिएगा। और होयसल के शासक बीर बल्लाल, मदुरै के शासक वीर पांडे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 4 आपके मुगल शासक हैं, मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, आलमगीर द्वितीय और अहमद शाह। तो देखिए एक क्रम आप लगाएंगे तो इन चारों में सबसे पहले कौन आएगा? जहांदर शाह 1712 से 1713। जहांदर शाह का जो शासनकाल है 1712-1713। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह आएगा। जहांदर शाह के बाद मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, ये 1719 से 1748 तक। इसके बाद अहमद शाह आता है। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली जो आक्रमणकारी इसी शासनकाल में आता है। अहमद शाह 1748 से लेकर 1754। इसके बाद आलमगीर द्वितीय आता है 1754 से लेकर 1759। तो क्रम याद रखिएगा, जहांदर शाह के बाद मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। तो आपका BADC हो जाएगा। BADC मतलब आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए कथन है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। ये कथन सही है। कारण क्या दिया गया है? 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ये भी सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ठीक है, तो दो के दोनों सही हैं, परंतु ये जो कारण दिया गया है वो इस चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं है कि 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही, परंतु स्पष्टीकरण नहीं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन प्लान को बहुत अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। जुलाई 1946 में जब नेहरू ने यह कहा कि सामूहिकरण अनिवार्य नहीं तथा समूह बा और शाह के राज्य असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत समूह में शामिल होने से इनकार कर सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को अस्वीकार कर दिया तथा सीधी कार्रवाई का प्रस्ताव किया। बाद में वायसराय ने कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। इसमें मुस्लिम लीग को भी शामिल होने को कहा गया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, परंतु बाद में वायसराय के पुनः सुझाव पर उसने मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 13 अक्टूबर 1946 के प्रस्ताव द्वारा इसमें सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से कथन कारण दोनों सही, परंतु स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सैंडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र है, सार्जेंट योजना। तो इसमें देखिए आपका जो वुड का घोषणा पत्र है सी विकल्प में। वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी में जारी किया गया था। ठीक है, तो 1854 में जारी किया गया था। इसके बाद हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में वायसराय लॉर्ड इरविन
लॉर्ड इरविन का शासनकाल 1880 से 1884 रहता है। तो लॉर्ड इरविन द्वारा 1882 में किया गया था। तो वुड का घोषणापत्र 1854 का है। फिर हंटर आयोग 1882 का है। सैंडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम ई सैंडलर के नेतृत्व में किया गया था। और इसके बाद सार्जेंट योजना आती है, वर्ष 1944 में प्रस्तुत की गई थी। इस समय ब्रिटिश अधिकारी सार्जेंट ब्रिटिश भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर नियुक्त थे, जिनके नाम से यह राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। इस प्रकार से सबसे पहले वुड का घोषणा पत्र आता है 1854, फिर 1882 में आपका हंटर आयोग आता है, फिर 1917 में सैंडलर आयोग, फिर आपका 1944 में जो है आपका सार्जेंट योजना आती है। तो इस प्रकार से सी ए बी डी आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में बी डी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज रख दिया और यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है विद्रोह और वर्ष के संदर्भ में? देखिए, संथाल विद्रोह 1855 में होता है। संथाल विद्रोह जो है 1855 है। कोल विद्रोह 1831 का है। कोल विद्रोह आपका जो है 1831 का है। खासी विद्रोह जो है 1829 का है। अहोम विद्रोह ये 1815 का नहीं है, बल्कि ये 1828 का है। ठीक है, अहोम विद्रोह 1815 का नहीं, 1828 का है। इस प्रकार से डी वाला विकल्प सही नहीं है। फिर से देखिए, संथाल विद्रोह 1855 का है, कोल विद्रोह 1831 का है, खासी 1829 का है और अहोम जो 1828 का है। व्याख्या देख लेते हैं। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 ईस्वी में अहोम क्षेत्र के लोगों द्वारा अहोम विद्रोह प्रारंभ होता है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दबा दिया था। तीरथ सिंह के नेतृत्व में जयंतिया गारो पहाड़ियों के गारो खासी तथा सिंघपो लोगों ने खासी विद्रोह 1829 से 1833 में इसे प्रारंभ किया। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-33 में जो है 1831-32 में बुद्धू या बुद्धो भगत या एवं गंगा नारायण ने किया था। 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह होता है, जिसके नेता सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव नामक 4 भाई थे। अगला प्रश्न है कि निम्न वायसराय में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही जो है कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी तक था। उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थान और नेतृत्व। देखिए, संभलपुर में नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र शाही ने। गंजाम में राधाकृष्ण दंड सेना ने। कश्मीर में गुलाब सिंह ने। लखनऊ में लियाकत अली ने नहीं किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद या प्रयागराज में किया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, यहाँ पर भूगोल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो 4 विकल्प हैं, जोंग जलप्रपात, कुंचिकल, राकिम कुंड जलप्रपात और केवती जलप्रपात। तो इसमें जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। यह विश्व जलप्रपात डेटाबेस की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, मतलब वो कौन सा है? वो है मेघालय का नोहकाली कई प्रपात है। यदि विकल्प में नोहकाली कई प्रपात लिखा होगा तो आप इसको ही सही मान के आइएगा। विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्नों में भी भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल को ही माना गया। यदि विकल्प में आपका नोहकाली कई नहीं होगा तो आप नोहकाली कई को लगा के मतलब फिर आप क्या मानेंगे? कुंचिकल जलप्रपात को ही मानेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? देखिए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता मतलब नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, नहीं। काली मिट्टी जो है आपका दक्कन के पठारी क्षेत्रों में या मालवा पठारी क्षेत्र में पाई जाती है, ना कि हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। तो यहाँ पे डी वाला विकल्प गलत है। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठारी क्षेत्र, मालवा पठारी क्षेत्र आदि में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर मतलब 16.6% क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता उच्च होती है तथा इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा
मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके मध्य में? भारत और चीन के मध्य में। भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान के मध्य में। मैकमोहन रेखा जो है ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन, जो कि आपका अक्टूबर 1913 से जुलाई 1914 तक रहता है, द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ असम घाटी से संपूर्ण तिब्बत, जो कि तिब्बत वर्तमान में चीन का भाग है, को भारत से अलग करती है। सर हेनरी मैकमोहन शिमला समझौते के वार्ताकार थे और इन्हीं के नाम पर जो है इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, टोपोग्राफी, बायोटिक। तो ए ऑप्शन है इडेफिक। इडेफिक जो है ये आपका मृदा संबंधित है। मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को, मृदा की संरचना एवं उसके घटकों को इडेफिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इडेफिक कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द इडा फोस से बना है। यह जो है ग्रीक शब्द इडा फोस से बना है। अगला है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, ध्यान रखिएगा। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा पर कुल 9 राज्य हैं और 4 केंद्रशासित प्रदेश। ये आंकड़ा याद रखिएगा, 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, इन राज्यों में सबसे अधिक लंबी तटरेखा किसकी? गुजरात। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आएगा, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, पहले नंबर पर गुजरात है 1214.7 किलोमीटर, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश 937.7 किलोमीटर, तीसरे पे महाराष्ट्र है, फिर चौथे पे केरल आ जाएगा। मतलब आप ऐसे याद रखिए, पहला दूसरा गुजरात पहले पे है, दूसरे पे आपका आंध्र प्रदेश है। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर या तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसमें अवस्थित है? देखिए स्टार लगा है क्यों, व्याख्या देख लेते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है। यह मंदिर शेषलाचेलम पर्वत श्रेणी में स्थित है। शेषलाचेलम पर्वत श्रेणी। ज्ञातव्य है कि शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम में, जवादी पहाड़ियाँ जो हैं वो वेल्लोर एवं तिरुवन्नमलाई जिला में है, जिला तमिलनाडु में, तथा बिल्ली गिरिरंगा पहाड़ी जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये कर्नाटक में स्थित है। मल्लमल्ला नामक की कोई पहाड़ी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया, क्योंकि इसमें से सेवराय, बिल्ली गिरंगा, जवादी, इनमें से कोई भी जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है। जबकि भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में है और यह मंदिर जो शेषलाचेलम पर्वत है, किस पे ध्यान रखिएगा? शेषलाचेलम पर्वत पर है। अगला है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये जो है प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का क्या है? विस्तार है। देखिए राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का क्या है? विस्तार है। ठीक है, पुरातत्व विभाग के अनुसार थार मरुस्थल का निर्माण 70,000 वर्ष पहले हुआ था, जबकि प्लिस्टोसीन युग जो है ये आपका कब का है? 25,88,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 11,700 वर्ष पूर्व तक रहा है। इस तरह थार मरुस्थल के निर्माण व विस्तार का समय प्लिस्टोसीन युग के अंतर्गत ही है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्लिस्टोसीन युग अभिनव जमाव का विस्तार है। आगे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी, ताप्ती, कबाम और कावेरी। तो ताप्ती और तापी ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, जबकि अन्य जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के मुल्तई नगर से निकलती है। यहाँ की गावलगढ़ पहाड़ी जो केंद्रीय दक्कन के पठार में स्थित है, से निकलकर लगभग 724 किलोमीटर दूर अरब सागर में गिरती है। जबकि गोदावरी, कावेरी एवं कबाम पश्चिमी घाट से निकलती हैं। ध्यान रखिएगा, जो ताप्ती नदी है या तापी नदी ये रिफ्ट वैली से होकर के गुजरती है। अगला है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में से किसकी किस्म है? तो यह अंगूर की किस्म है। किसकी है? अंगूर की एक किस्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है केरल। ठीक है, केरल है। देखिए, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अनुसार यदि वर्तमान में अब देखा जाए, ये प्रश्नकाल में जो था तो केरल था, सही है, परंतु यदि वर्तमान में देखें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान समय में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है।
जबकि केरल इलायची का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलायची और काली मिर्च को दोनों मिला दिया गया, तो इन दोनों का मिलाकर सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। यदि अलग अलग पूछा जाएगा तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो है काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, वो कर्नाटक है, जबकि इलायची का केरल है। ठीक, काली मिर्च का कर्नाटक है और इलायची का केरल है। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी, इन्हें सुमेलित करना। देखिए केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है, अन्नाईमुड़ी, नागालैंड की शारामती है, उत्तराखंड की नंदा देवी है और तमिलनाडु की दोदा बेट्टा है। अन्नाईमुड़ी जो कि केरल में है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो केरल की अन्नाईमुड़ी है, नागालैंड की शारामती है, उत्तराखंड की नंदा देवी है और तमिलनाडु की दोदा बेट्टा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताना है। नई दिल्ली, कोलकाता, शिमला और पुणे। तो इसमें सबसे पहले कोलकाता की स्थापना होती है। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना 1875 में की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता था, तो सबसे पहले कलकत्ता हो जाएगा 1875। फिर 1905 में मुख्यालय शिमला स्थानांतरित कर दिया गया, शिमला। पुणे के बाद क्या आ जाएगा, शिमला आ जाएगा। फिर 1928 में पुणे तथा वर्ष 1944 में नई दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो पहले कोलकाता, फिर शिमला, फिर पुणे, फिर नई दिल्ली। तो आपका BCDA हो जाएगा, BCDA आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक क्या है। वनस्पति, यह कथन संबंधित किससे, वनस्पति जो है वो जलवायु का सही सूचक है। यह कथन जो है कोपेन का है, किसका है, कोपेन का है। ये रूसी जर्मन वनस्पति विज्ञानी तथा जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने 1894 में विश्व की जलवायु का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे वर्ष 1918, 1931 तथा 1936 में संशोधित व परिमार्जित किया गया। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है। इसने कैंडोल द्वारा 1874 ईस्वी में प्रस्तावित विश्व में 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया है। कालांतर में कोपेन की भांति थॉर्नथ्वेट ने भी यह स्वीकार किया कि वनस्पति जो हैं वो जलवायु के सूचक होती हैं तथा वनस्पति पर वर्षा की मात्रा तथा तापमान का पर्याप्त प्रभाव होता है, परंतु वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी आधार पर थॉर्नथ्वेट ने वर्षण प्रभाविता पर्सिपिटेशन इफेक्टिवनेस को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया है। जहां कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है, वहां थॉर्नथ्वेट ने वनस्पति को, देखिए कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना, वहीं थॉर्नथ्वेट ने वनस्पति को जो है जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया। दोनों चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पूछा गया कि कोपेन ने जलवायु, मतलब किसने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है, तो आपका व्लादिमीर कोपेन ने माना है। जबकि जो थॉर्नथ्वेट था, इसने कहा कि इसने वनस्पति को जलवायु के अप्रत्यक्ष तत्व के रूप में स्वीकार किया है। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान पाया जाता है। पंपास घास के मैदान आप देखेंगे तो कहाँ मिलेंगे, ये आपको अर्जेंटीना में मिलेंगे। पंपास घास के जो मैदान है वो कहाँ मिलेंगे, अर्जेंटीना में मिलेंगे। पंपास घास का मैदान मुख्यतः अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स, ला पंपा, सांता फे, एंत्रे रियोस एवं कार्डोबा प्रांत में विस्तृत है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत अथवा उरुग्वे में भी, ब्राज़ील के दक्षिणी प्रांत एवं उरुग्वे में भी इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर अर्जेंटीना ही माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मरुस्थल और देश। देखिए सोनोरन मरुस्थल कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तकला मकान जो है चीन में है। कराकुम तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन ब्राज़ील में नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन जो है ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। तो डी वाला सही नहीं है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका, तकला मकान चीन में है, कराकुम तुर्कमेनिस्तान में, गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अगला है आपका, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके कॉफ़ी उत्पादन 2016 के मात्रा के अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में व्यवस्थित करना है और सही कोड को चुनाव करना है। 4 देश कौन से हैं यहाँ पे, कोलंबिया, वियतनाम, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इसमें सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादक देश है वो कौन सा है, वो है आपका ब्राज़ील के बाद आपका वियतनाम आ जाएगा, वियतनाम के बाद कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया। ठीक, यहाँ पे देखिए तो ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील के बाद आपका वियतनाम आ जाएगा, ब्राज़ील, वियतनाम, फिर आपका कोलंबिया हो जाएगा, फिर इंडोनेशिया। ये क्रम याद रखिएगा, ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है,
देखिए वर्तमान में यदि आप बात करेंगे तो जो आंकड़े हैं उसके अनुसार जो यहाँ पर आपका इंडोनेशिया चौथे पे था पहले प्रश्नकाल में, वर्तमान में तीसरे नंबर पे है। तो 2021 के आंकड़ों के अनुसार कॉफ़ी या ग्रीन कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से देशों का जो क्रम है, नंबर 1 पर ब्राज़ील है, दूसरे पे वियतनाम है, तीसरे पे आपका इंडोनेशिया है, कोलंबिया नहीं है। ठीक। स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो इससे बनने से 7,000 किलोमीटर, कितनी, लगभग 7,000 किलोमीटर की सामुद्रिक दूरी की कमी आई। देखिए स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में लगभग 7,000 किलोमीटर की कमी आई। स्वेज नहर के बनने से पहले यूरोपवासियों को स्वेज नहर बनने के पहले यूरोपवासियों को भारत पहुंचने के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए केप ऑफ गुड होप मार्ग द्वारा भारत आना पड़ता था। गौरतलब है कि स्वेज नहर से समुद्री यातायात जो है वो 1869 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इस पर अधिकार किसका है? तो मिस्र का है। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में किसके बहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो हांगो, नील, डेनुब, मिसिसिपी। तो मिसिसिपी नदी के मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति का डेल्टा बनता है। मिसिसिपी नदी मैक्सिको की खाड़ी में पंछी के पंजे की आकृति वाली डेल्टा बनाती है, जबकि नील जो है, नील नदी ये चापाकार डेल्टा बनाती है। ठीक है। तो मिसिसिपी नदी जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से होते हुए फिर मैक्सिको होते हुए ये आपका अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? तो आयोडीन का अग्रणी उत्पादक कौन सा है? यहाँ पे चिली है। ठीक है। देखिए प्रश्नकाल के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व में आयोडीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश चिली है। चिली के बाद दूसरे नंबर पे जापान है। ध्यान रखिए, पहले पे चिली है, दूसरे पे जापान है। अगला है निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपके पास 4 घटनाएं हैं। उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 4 घटनाएं क्या है? पहला सरीसृप का उत्पन्न होना, फिर पहला कीट, फिर कवच वाले जीव, फिर पहला स्तनधारी। तो स्तनधारी जो होंगे वो बाद में ही आएंगे। नहीं, देखिए उपयुक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले क्या आएगा? कवच वाले जीव आएंगे। सबसे पहले आपके कवच वाले जीव आते हैं, शेल्ड एनिमल। ठीक है। उसके बाद कीट आएंगे, पहला कीट आएगा, फिर आपका सरीसृप आएगा, रेप्टाइल्स आएगा, और सबसे लास्ट में स्तनधारी मैमल्स आएंगे। तो सबसे पहले उत्पत्ति होती कवच वाले जीव की, फिर पहला कीट, फिर पहला सरीसृप और फिर पहला स्तनधारी। तो 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त होता है? तो रेशम, शहद, लाख, मोती। तो नहीं होता, कीटों से प्राप्त नहीं होता। देखिए रेशम प्राप्त होता है, शहद प्राप्त होता है, लाख प्राप्त होता है कीटों से, परंतु जो मोती है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख जो है ये कैरिया लेक्का एवं लेजिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट हैं जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का संघ के जीव पिंक टैडा का पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। पिंक टैडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। तो मंगल ग्रह जो है वो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकता है। देखिए हाल ही में साइंस जर्नल नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे लवणीय जल में ऑक्सीजन की उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। इसके पूर्व शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार एक विशाल भूमिगत झील को खोजने का भी दावा किया गया था उनके द्वारा। अगला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशतांश मतलब परसेंटेज वनों के अंतर्गत है? तो ये 2017 की रिपोर्ट के अनुसार 21.54 है। 21.54 ये 15वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट थी, जबकि जो लेटेस्ट आपके पास 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की है, इसके अनुसार देश के कुल वनावरण का जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो परसेंटेज है कितना है? 21.71 है। ध्यान रखिए 21.71 है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई?
तो भारत में बाघ परियोजना 1973 में 1973 में प्रारंभ होती, परंतु यहाँ पर चारों विकल्पों में से कोई मैच नहीं कर रहा। 1968, 1972, 1984, 1993। तो यदि नियरेस्ट जाएंगे तो आपका बी वाला होगा, परंतु यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवों का उदाहरण जलतंत्र, घास का मैदान, वर्षावन, फसली भूमि। तो फसली भूमि जो है ये मानव जनित, मानव मेड, ये क्या है? जीवोम है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी लिए, पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? जिराफ, ऊंट, कंगारू, कंगारू चूहा। तो कंगारू चूहा है। ठीक है, कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र, वृक्क की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होता है। अगला है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो ये भावनगर में है, गुजरात के जामनगर में। भावनगर ने गुजरात के जामनगर में है। ठीक है, इस केंद्र का उद्देश्य समुद्र तटीय क्षेत्र में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना है। यह सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र PPP की भागीदारी से गठित होने वाला भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। गौरतलब है कि जामनगर के निकट स्थित राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मरीन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला है, डाजिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये डाजिगम जो है ये आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। डाजिगम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1981 में हुई थी। यह उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। यूँ तो कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल तथा येलो थ्रोटेड मार्टेन तीनों ही डाजिगम राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, लेकिन डाजिगम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल जो है ये लाल हिरण, रेड डियर की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है। अगला है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। अगला है, निम्न से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में मिलती है। ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल होता है। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल या मेसोस्फीयर, और सबसे बाहर जो है एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल आते हैं। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में मिलती है। अगला है, वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप, वैश्विक ऊष्मन ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ जाती है? तो चक्रवात की, तूफान की, केवल बाउंड्री, इन सभी की बारंबारता जो है वो बढ़ जाती है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन श्वासन इन सीटू संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैव मंडल आगार, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, वनस्पति बाग। तो वनस्पति बाग ये जो है इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वावासन इन सीटू संरक्षण कहता है। जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि जो है ये एक सीटू कहलाते हैं, वाहिवासन संरक्षण के तहत आते हैं। अगला है, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया में ओजोन पैदा करती है। समताप मंडल में ओजोन का निर्माण मुख्यतः पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंदर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। जब दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके उसे ओजोन 3 मतलब O3 में बदलती है, जिसे ओजोन कहते हैं, का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक कि समताप मंडल में पराबैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, रेनेटिंग ये पनीर में होता है, रेनेटिंग। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड्स। गोल्डन चावल में विटामिन ए होता है। ओजोन परत जो है ट्रोपोस्फीयर में नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत कहाँ है? स्ट्रेटोस्फीयर में। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, न कि मध्य प्रदेश में। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अगला है, मीथेन निम्न से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है? धान के खेतों से, दीमक की बॉम्बी से, इन दोनों से निकलती है। ठीक है, तो धान की खेती और दीमक की बॉम्बी मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा। धान के खेत, कोयले की खदानें एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय
या जो घरेलू पशु वातावरण है, ये मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, दीमक, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला है जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर मतलब वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया। ये किया गया था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। उस समय ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रहे हैं थे। अगला है वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये संपोषणीय विकास की परिभाषा, संपोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में है। ये एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो इसमें से जो स्मॉग है ये आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट से या द्वितीयक प्रदूषक है। ये वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं, प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि पैन है, पैन, ओजोन तथा स्मॉग, ये द्वितीयक प्रदूषक में आते हैं। अगला है निम्नलिखित में से या निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है? गहरे समुद्र में, उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, कोरल रीफ या मरुस्थल। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और कोरल रीफ दोनों, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बी और सी। आगे चलते हैं, देखिए थोड़ी सी व्याख्या पढ़ लेते हैं। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं पादपों की संख्या तथा उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। हालांकि अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है कि प्रवाल भित्ति कोरल रीफ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवालों की 10 लाख से अधिक भी प्रजातियां हैं। 10 लाख से अधिक प्रजातियां, जिनमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन किया जा सका है। प्रवालों को सामुद्रिक वर्षावन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो ये 20 डेसिबल होगा, 20 डेसिबल। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था कहाँ पर? ये पेरिस में 2015 में हुआ था। ठीक, 2013 वाला जो हुआ यूएई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में, जो कि COP28 था। COP28 जो है आपका वो 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर 2023 तक कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला है जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को लोकार्पित की गई थी। इस कार्य योजना के जारी करने का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के बढ़ते दुष्प्रभावों को कम करना है। अगला है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो यह है सागरीय महासागर। अगला है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। देखिए, इंसिनरेशन एक अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया है जिसके तहत अपशिष्ट पदार्थों के दहन के माध्यम से उसमें शामिल कार्बनिक तत्वों को नष्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया हेतु इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ये जो है वैश्विक ताप में वृद्धि है। क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग क्या है? मीथेन है। ठीक है, मीथेन है। जो नेचुरल गैस है उसमें मेनली आपका मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। यह कई गैसों का मिश्रण होता है, इसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होती है। अगला है पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो यह डिक्लोफेनिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक रहा है? तो सर्वाधिक जो रहा है वो है चाइना। प्रश्नकाल तथा 2021 दोनों को यदि देखें तो नंबर 1 पे जो है कार्बन उत्सर्जन में चीन है, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरे पे यूरोपियन यूनियन है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं सब मिल करके, चौथे पे भारत है। यदि आपका जैसे में विकल्प में
यूरोपियन यूनियन नहीं है तो तीसरे नंबर पर भारत आ जाएगा। ऐसे एज इट इज चौथे नंबर पे है, पांचवें पे रूस है और छठे पे आपका जापान है। तो क्रम याद रखिएगा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फिर आपका चौथे पे भारत है। अगर यूरोपियन यूनियन हटाएंगे तो तीसरे पे भारत आ जाएगा, फिर रशिया है, फिर जापान है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 4 कथन हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकसित देशों में करती हैं। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति जो हैं वो विकासशील देशों में करती हैं, सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, ये भी सही है। भारत आपदा युक्त देश है, बिल्कुल भारत आपदा युक्त देश है। मैग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, ये भी सही है। 4 के चारों कथन सही है यहाँ पे, तो परंतु किसी विकल्प में चारों कथनों का की बात नहीं की गई है, ठीक है, इसलिए स्टार लगा है। आगे चलते हैं। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज होता है? तो ये होता है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये प्रकाश रासायनिक धुएं फोटोकेमिकल स्मॉग में उपस्थित एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो आंखों में जलन पैदा करता है। अगला, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है ये पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विज्ञान का निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टजेन द्वारा किया गया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार इनके द्वारा किया गया था। इसके लिए ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इसके लिए 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है तो भौतिकी का जो पहला नोबेल पुरस्कार है वो इन्हीं को विल्हेल्म रॉन्टजेन को ही दिया गया था एक्सरे मशीन की आविष्कार के लिए। अगला है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? यहाँ ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें, परावैंगनिक किरणें, एक्स किरणें। तो एक्स किरणों की जो एनर्जी होगी वो सबसे अधिक होगी, ठीक है। देखिए, ऊर्जा के संदर्भ में विभिन्न विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का जो क्रम है, देखिए, रेडियो तरंग, इससे अधिक माइक्रोवेव का होगा, इससे अधिक अतिरिक्त अवरक्त विकिरण का, उससे अधिक दृश्य प्रकाश का, उससे अधिक परावैंगनिक का, उससे अधिक एक्सरे का और सबसे अधिक गामा रेज का हो जाएगा। तो चूंकि विकल्प में गामा रेज है नहीं, एक्सरेज है, तो एक्सरेज आपका सही हो जाएगा। एक्सरेज के बाद आपका दूसरे नंबर पे परावैंगनिक विकिरण आएंगी, परावैंगनिक के बाद आपका अवरक्त आ जाएंगी, फिर आपका दृश्य आ जाएंगी, ठीक। सबसे कम किसका होगा? वो रेडियो तरंग का होगा। अगला, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक किरण का, प्रकाश का, पराध्वनिक तरंग का, इलेक्ट्रॉन का। तो प्रकाश का वेग इन चारों में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम कहाँ पे होगा? तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो है इस्पात में, ठोस में सबसे अधिक होगा। अगला प्रश्न है कि आइंस्टाइन को निम्न से उसके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं, ठीक है। तो बी विकल्प याद रखिएगा। 1879 ईस्वी में जर्मनी में जन्मे अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या एवं इसके नियम के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है। इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक। अगला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, चांदी, सीसा। तो सिलिकॉन जो है, ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके अर्धचालक में आते हैं। गैफ्रीन होता है क्या? गैफ्रीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। गैफ्रीन जो है क्या है? कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्राफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई है? तो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना जो है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा की गई है, वाटसन तथा क्रिक, ठीक है। निम्नलिखित में से विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? संतरा, सेब, गाजर, आंवला में। तो आंवला सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसके सबसे अच्छे जो सोर्स हैं वो आंवला है। इसके अलावा या अन्य खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतर कोशिकाओं पदार्थ के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का है। यह जल में घुलनशील होता है। देखिए, जल में घुलनशील 2 विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, और ये दोनों वसा में घुलनशील नहीं होते हैं, ठीक है। तो बी और सी केवल जल में घुलनशील होते हैं, बी और वसा में नहीं होंगे। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। अब हम लोग राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख है? तो 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी? विचार, अव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की, और 1 प्रकार का भातृत्व है, बंधुत्व है। ठीक है, तो 3, 5, 2, 1 आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार कौन थी? मतलब जो कांग्रेस का गठबंधन था, इसकी उम्मीदवार जो है उस समय सुश्री मीरा कुमार थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगला है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन थे? ये थे अरविंद पनगड़िया थे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, वर्तमान में सुमन बेरी हैं। कौन है? सुमन बेरी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो ये आपका आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया था, परंतु पहले ही ये बन चुका था 1953 में। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग। तो नीति आयोग, क्योंकि अन्य जो है उनका संविधान में उल्लेख है। संघ लोक सेवा आयोग आपका आर्टिकल 315 में है, निर्वाचन आयोग 324 में है, और वित्त आयोग 280 में है। नीति आयोग की स्थापना जो है ये जो है मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा 1 जनवरी 2015 को किया गया, योजना आयोग के स्थान पर। सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित रही हैं? तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। ठीक है, इसके लिए जो है न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था। इसमें 2 अन्य सदस्य थे, मतलब 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष थे, 2 सदस्य। 2 अन्य सदस्य कौन थे? बी शिवरामन और S.R. सेन। इस आयोग ने जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अगला है सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन यूके में। ठीक है, संसदीय प्रणाली वाली। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने में नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करने में नहीं, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करने में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिसमें न्यायिक सेवा भी शामिल है, के लिए यदि उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकेगी, जबकि राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई प्रारंभ करना तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार नहीं है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अगला है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। कैसे कर सकती है? भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, या अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। देखिए हिंदी, देखिए आयोग ने इसका उत्तर जो है ए माना है, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक, तो ए ऑप्शन। चलिए, हिंदी इंग्लिश में इसका तो कुछ मिस इंटरप्रिटेशन था। आगे चलते हैं। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को या एमपी को आयोग घोषित किया जा सकता है? 60 दिन तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के अनुसार संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु 60 दिन की उक्त अवधि की गणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सदन सत्रावशित या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहता है। अगला है समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से संबंधित है। आईपीसी की धारा 377। अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? इसे समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, इन सभी भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो है आपका भारतीय संविधान के तहत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका प्रावधान किया गया। 36 से 51 में, मतलब अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? आर्थिक मंत्रिपरिषद जो है ये किसे कहा गया? योजना आयोग को कहा गया था।
अब इसे समाप्त करके नीति आयोग इसकी जगह पे स्थापित किया गया है। भारतीय न्याय की व्यवस्था में जब जनहित याचिका PIL को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? देखिए ये वैसे PN भगवती जी का जो है इसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर जनहित याचिकाओं की शुरुआत होती है। इसके तहत नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह जनहित के मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करने हेतु उच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश PN भगवती द्वारा वर्ष 1979 में हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य विवाद में जनहित याचिका स्वीकार की गई थी। इस याचिका को पुष्पा कपिला हिंगोरानी ने दाखिल किया था। इन्हें जनहित याचिका की माता मदर ऑफ PIL के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय जिस समय PN भगवती ने यह याचिका स्वीकार की थी उस समय वे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति 17 जुलाई सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में इनकी नियुक्ति जो है 17 जुलाई 1973 को हुई, जबकि मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका कार्यकाल जो है 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था। जबकि पहली जनहित याचिका स्वीकार करने के समय YB चंद्रचूड़, जो वर्तमान में DY चंद्रचूड़ इनके पिताजी थे, YB चंद्रचूड़ ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो उनका नाम ही नहीं है यहाँ पर चंद्रचूड़ जी का जो है नाम नहीं, YB चंद्रचूड़ का नाम विकल्प में नहीं दिया गया है। एक सेकंड। तो यहाँ पर आयोग ने PN भगवती को माना है। तो यहाँ पे यदि हम मुख्य न्यायाधीश का केवल न्यायाधीश से कर दिया जाए तो आपका PN भगवती जो है विकल्प सही हो जाएगा। यदि फिर से यही प्रश्न पूछा जाए तो आप PN भगवती ही मार के आइएगा आंसर। आगे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को थी, जिस दिन इसमें सिग्नेचर किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के 11 अधिवेशन हुए थे। 11 अधिवेशन के अंतिम दिन, 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो इसलिए C ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा समाप्त भी हो सकता है, भंग भी हो सकता है। राज्यसभा जो है ये भंग नहीं, ना ही से भंग कर सकते हैं ना ही समाप्त कर सकते हैं, ठीक। विधानसभा कर सकते हैं, परंतु विधान परिषद जो है इसे भंग तो नहीं कर सकते परंतु समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे D ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 द्वारा पारित कर दिया है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं की जा सकती। हालांकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता था। स्पष्ट है कि विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे समाप्त या उत्साधन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त लोकसभा तथा विधानसभा दोनों अस्थायी सदन हैं, ये भंग की जा सकती हैं। वहीं राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भी विधान परिषद की भांति भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको समाप्त किए जाने का प्रावधान संविधान में उल्लिखित नहीं है। अगला है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो देखिए, ये जो है आपका महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1985 से जनवरी 2006 तक भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। 30 जनवरी 2006 से यह विभाग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नामक एक पृथक मंत्रालय के रूप में गठित हुआ। कब? 30 जनवरी 2006। तो 30 जनवरी 2006 विकल्प में ही नहीं है, तो ये विकल्प में नहीं है, तो इसलिए कोई भी उत्तर इसका सही नहीं। इस प्रश्न को आयोग ने बाद में हटा दिया था, ठीक। आगे चलते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये 20 हो सकता है, 20 सीटों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें 530 सदस्यों का राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होना निर्धारित है। वर्तमान में 543 सदस्यों में से 524 सदस्य राज्यों से जबकि 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। देखिए, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट करने के लिए की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया है। अब इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देख लेते हैं। 4 जुलाई 2018 से धान की प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य, तो ये पुराना क्वेश्चन है, छोड़ दीजिए इसे।
जो लेटेस्ट है आपका 2023-24 में कितना है, तो सामान्य धान का 8183 रुपये और ए ग्रेड धान का 2203 रुपये है 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न से किसका परिणाम है, तो ये जो है आपका अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का, प्राकृतिक वृद्धि जो है वो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है, ए और बी, डी ऑप्शन हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से, यह परिवर्तन धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होगी, जन्म माइनस मृत्यु, ठीक, मतलब जब जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा हो। इस प्रकार जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का परिणाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से या निम्न से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक SDI सर्वप्रथम विकसित किया गया था, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके द्वारा वर्ष 1990 से ही वार्षिक आधार पर मानव विकास सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो यह है मनरेगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नरेगा जो है, पहले नरेगा नाम से प्रारंभ किया गया था। इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 को किया गया था, देश के 200 चुनिंदा जिलों से, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 2008 से इसको पूरे देश में चलाया गया। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल कर नरेगा की जगह पे मनरेगा कर दिया, क्योंकि इसमें जो है महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया, तो मनरेगा हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें जो है 100 दिन का निश्चित रोजगार दिया जाता है साल भर में। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है, तो आपका आय की विषमता को जो है लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंज ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए किया था। उनके नाम पर ही इसे लॉरेंज वक्र कहते हैं, ठीक है। देखिए, इस वक्र का प्रयोग आय, धन, मजदूरी, लाभ, पूंजी तथा उत्पादन आदि के वितरण का अध्ययन करने के लिए भी किया जाता है। लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिंदु रेखीय माप है। यह समान वितरण रेखा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जितना पास होगा उस श्रेणी में अपकिरण की मात्रा या आय की विषमता उतनी ही कम होगी, अर्थात वितरण में उतनी ही कम असमानताएं पाई जाएंगी। इसके विपरीत लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से जितना दूर होगा, लॉरेंज वक्र जो है आपका, यहाँ देखिए मैप में देखिए, यहाँ पे ये जो ग्राफ बना ये लॉरेंज वक्र, ये समता रेखा है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, फिर से देख लीजिए। लॉरेंज वक्र जो है समान वितरण रेखा से वास्तविक वितरण के विचलन का बिंदु रेखीय माप है। यदि समान वितरण रेखा मतलब जो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है कि जितना पास होगा उस श्रेणी में अपकिरण की मात्रा या आय की विषमता उतनी ही कम होगी, अर्थात वितरण में उतनी ही कम असमानताएं पाई जाएंगी। इसके विपरीत लॉरेंज वक्र समान वितरण रेखा से जितना दूर होगा श्रेणी के अपकिरण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यदि लॉरेंज वक्र समान वितरण की रेखा पर पड़ता तो श्रेणी में अपकिरण बिल्कुल नहीं माना जाएगा, मतलब ये जितना दूर होगा असमानता उतनी बढ़ती जाएगी। निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है, बिक्री कर, भू राजस्व कर, स्थानीय मेलों पर कर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय मेलों पर जो कर है वो ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया और वसूला जाता है, ठीक है, जबकि बिक्री कर और भू राजस्व कर जो है ये राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला है, भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो ध्येय था वो संपोषणीय वृद्धि था। तीव्रतर, धारणी एवं अधिक समावेशी विकास, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया, तो देखिए यहाँ पे 4 हैं, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। इसमें जो है आपका स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गाजियाबाद को नहीं चुना गया है। जो कुल 100 शहर चुने गए हैं स्मार्ट सिटी के लिए, जिसे इस योजना को जून 2015 में प्रारंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा। इसमें कुल 100 स्मार्ट शहर विकसित करने हैं, जिसमें से 13 शहर जो है उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं, 13 शहर। अगला है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए, तो हाशिम समिति का गठन किया गया।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर SR हाशिम की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2012 में प्रस्तुत की थी। समिति के अनुसार शहरी गरीबी की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों वल्नरेबिलिटीज के आधार पर की जा सकती है: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी। अगला है वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है किस पर? तो परिवहन एवं संचार के विकास पर। परिवहन एवं संचार के विकास पर। ग्लोबल विलेज की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। मार्शल मैक्लुहान ने वैश्विक गांव की भविष्यवाणी की थी, जो इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैश्विक गांव शब्द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपयोग के माध्यम से पूरी दुनिया का सरलीकरण कर एक गांव के रूप में प्रदर्शित करता है। अगला है निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, योजना आयोग, अब नीति आयोग। तो जो नीति आयोग है वो अब पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग करता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़कों की लंबाई में भारत में पहले स्थान पे है? तो महाराष्ट्र है। सड़कों की लंबाई के मामले में महाराष्ट्र पहले पे है, दूसरे पे आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा इनमें, फिर आपका राजस्थान आएगा। ठीक है, तो कुल यदि वर्तमान में देखें, देखिए जो 5 राज्य हैं नंबर 1 पर, मतलब नंबर 1 जो टॉप के 5 राज्य हैं, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, फिर असम है। तो सड़कों की कुल लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड जो है ये आयकर से संबंधित है। किससे है? आयकर से। देखिए भारत में प्रत्यक्ष कर कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड, DTC, आयकर, ये जो है आयकर से संबंधित है। यह प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाने के लिए भारत सरकार का एक प्रयास है। इस कोड के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों की संरचना को एक ही कानून के दायरे में संशोधित, समेकित करते हुए सरलीकृत किए जाने का प्रावधान है। यह कोड लागू होने पर आयकर अधिनियम 1961 तथा अन्य कर कानून जैसे संपत्ति कर अधिनियम 1957 आदि को प्रस्तापित करेगा, तब उसकी जगह पे आ जाएगा। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC इंडेक्स जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका पूर्ण रूप क्या है? अचीवमेंट्स ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। यह सूचकांक बाल स्वास्थ्य से संबंधित 4 संकेतकों पर आधारित है। तो स्वास्थ्य से संबंधित ध्यान रखिएगा। 4 संकेतक कौन है? पोषण तथा न्यूट्रिशन, उत्तरजीविता सर्वाइवल, शिक्षा स्कूलिंग तथा टीकाकरण इम्यूनाइजेशन। अब जनसंख्या और नगरीकरण से आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो इन चारों में हरियाणा है, जहां पे आप देखेंगे आर्थिक काफी ऊपर परंतु लिंगानुपात सबसे नीचे है। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार वर्तमान भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? तो ये है आपकी 2.2 है। ठीक है, ये 2015-16 के अनुसार है, जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? 2 है। लेटेस्ट याद रखिए 2 है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 1.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में 1.6 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो हरियाणा में। ठीक है, अगला है, देखिए यहाँ थोड़ा सा याद रखिएगा, हरियाणा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का शिशु लिंगानुपात सबसे कम है। और वहीं जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो होता है NFHS 5 2019-21 के अनुसार शिशु लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में कितना है? 941 है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ठीक है, जबकि परसेंटेज के आधार पर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है सर्वाधिक जनसंख्या। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत, मतलब कितना परसेंटेज जो है शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो 55%। जबकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार कितना है? 56.2% जो है शहरी क्षेत्रों में। 2020 के मतलब जो आंकड़े हैं इसके अनुसार 56.2% जो है वो लोग शहरों में रहते हैं पूरे विश्व में।
अब राज्य विशेष प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ। तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगी। जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये बस्ती से नहीं गुजरेगी। देखिए 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के ग्राम मंदूरी में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य की शिलान्यास किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ से प्रारंभ होकर के बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। कुल आपके मुख्यतः 8 जिले। 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करबल खीरी जिला सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 340.824 किलोमीटर, जो लखनऊ से गाजीपुर तक कुल 9 जिलों को जोड़ती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है? तो जो गोमती नदी है, गोमती नदी को, ठीक है, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी को पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गोमती नदी सीतापुर से कैथी कहाँ है? गाजीपुर के मध्य काफ़ी अधिक प्रदूषित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो श्रावस्ती में सबसे कम है। ठीक है, यहाँ कितना है? 34.8% है, जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है कानपुर नगर, जहाँ पे कितना 75.1% है। अब यहाँ पे करंट अफेयर के प्रश्नों को हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये पुराने करंट अफेयर हैं। ठीक है, थोड़े से यहाँ पे हम लोग विविध के प्रश्नों को देख लेते हैं। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इन्हें शांति के क्षेत्र में, कृषि, अर्थशास्त्र, औषधि, शांति। तो देखिए औषध में दिया नहीं जाता, कृषि में दिया नहीं जाता, उनका कार्य जो है कृषि में था, कृषि में दिया नहीं जाता, तो इन्हें शांति के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग को वर्ष 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नॉर्मन ई बोरलॉग ने उन्नत कृषि द्वारा भुखमरी के विरुद्ध लड़ाई हेतु विश्व खाद्य पुरस्कार द वर्ल्ड फूड प्राइज शुरू किया था। अगला निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष, खगोल की, ब्रह्मांड की, नैनो प्रौद्योगिकी। तो ज्योतिष को जो है विज्ञान नहीं माना जाता है। ठीक है, ढींग एक्सप्रेस क्या है? तो ये हिमा दास का मुंह बोला नाम था, करंट अफेयर क्वेश्चन था ये। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न से किसका संयुक्त उपक्रम है? भारत और रशिया का। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक जो है स्टीफन हॉकिंग की है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसकी है? स्टीफन हॉकिंग की। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू। कौन है? संजय बारू रहे हैं। ठीक है, और ये 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।